हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि बीटेक के सेमेस्टर 5th में आता है एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसका एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का हम लोग कर लेते हैं ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आप लोगों को इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? तो देखिए हीट ट्रांसफ़र का मतलब इन थर्मोडायनेमिक्स अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू सम प्रोसेस ड्यू टू चेंज इन प्रॉपर्टी। मतलब ये कि अगर किसी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ना, हीट फ्लो कर रही है किसी भी एक बॉडी से किसी भी दूसरी बॉडी में। ठीक है, हीट का फ्लो हो रहा है और किसी कोई प्रोसेस के द्वारा, मान लीजिए कोई प्रोसेस हम कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है, आइसोबारिक हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू प्रॉपर्टी चेंज, उसमें कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब चेंज भी होंगी। ठीक है, तो उसको हम हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम कभी भी टाइम टेकन नहीं लेते, मतलब टाइम का वो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो ऑलरेडी एक रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है, यानी कि डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसमें टाइम का कंज्यूम नहीं किया जाता और टाइम नहीं होता, इसीलिए इसको स्टडी फ्लो भी हम कहते हैं। ठीक है, स्टडी फ्लो है, वन डायमेंशनल फ्लो है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है ये। ठीक है, तो इसको वन डायरेक्शनल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वही बताऊंगा। तो देखिए कंडक्शन जो होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये एक तरीका है हीट ट्रांसफ़र करने का जिसमें हीट को फ्लो करवाया जाता है एक हायर टेम्परेचर की बॉडी से, सॉरी, जिसमें हीट को फ्लो करवाया जाता है एक हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी के अंदर। ठीक है, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन इज इन अ सब्सटेंस लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट जनरली वी फाइंड कंडक्शन इज सॉलिड। यानी कि जो कंडक्शन होता है वो जो है ज़्यादातर हमें सॉलिड में मिलता है। ठीक है, अब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है कंडक्शन में? तो देखिए इसमें ना मॉलिक्यूलर, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लैटिस वाइब्रेशन, यानी कि कोई भी सॉलिड अगर मान लीजिए उसमें सॉलिड में एटम्स इस तरीके से लगे होंगे, जो भी पार्टिकल हैं उसके। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है इस तरीके से लगे होंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, हमारा लैटिस वाइब्रेशन क्रिएट होता है। लैटिस वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से ये जो है हीट को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर पाती हैं। यानी कि अगर यहाँ से हायर टेम्परेचर है तो हीट जो है इस हायर टेम्परेचर से इधर के लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगी, किसके द्वारा? लैटिस वाइब्रेशंस के द्वारा। ठीक है, या कह लीजिए दूसरा हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है कंडक्शन। तो आप ये देख लीजिए कि सॉलिड में कैसे होता है, इसके द्वारा होता है। फ्लूइड में कैसे होता है? कोलूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप सिर्फ मेन पॉइंट याद रखिए, किसके द्वारा? कोलूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, वो आपस में देखिए थोड़ा दूर दूर होंगे। जब मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे तो वो क्या करेंगे, आपस में कोलैप्स करेंगे, यानी कि आपस में टकराएंगे। और जब वो आपस में टकराते हैं तो फ्लूइड जो है हमारा, जो है हीट ट्रांसफ़र इस तरीके से कोलोजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के कोलोजन के द्वारा जो है हीट ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन चीज़ कि मैंने आपको बताया ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स के अंदर जो हमारा कंडक्टर होने की क्वालिटी है उसको हम क्या कहेंगे? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिव मटेरियल फॉर हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जिस मटेरियल से हो रहा है उसकी कंडक्टिव मटेरियल को, उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि के जो है वही होता है हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। यानी कि कोई बॉडी अगर हमारी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर रही है तो सिंपल सी बात है वो जो है थर्मल कंडक्टिव ज़्यादा होगा। यानी कि वो क्या है, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो ट्रांसफ़र करता रहेगा तुरंत। और जो चीज़ ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर रही है तो वही क्या हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक टॉपिक समझा देता हूँ कि इस टॉपिक में है क्या। तो आपके बीटेक में जितना भी पेपर आएगा तो आप क्वेश्चन देख के यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर बढ़ने से क्या गैस में क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी तो बढ़ती है। ठीक है, लेकिन सारी चीज़ बढ़ेंगी, लेकिन बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो है डेंसिटी। टेम्परेचर बढ़ने पर हमेशा गैस की डेंसिटी जो है वो घटती है। ठीक है, गैस की
डेंसिटी हमेशा घट जाती है। लिक्विड में मैंने आपको बताई दिया कैसे होता है। देखिए लिक्विड का 2 चीज़ आप याद रखिए। वाटर जो होता है, वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है 0.63 वाट पर मीटर केल्विन। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है आपका डायमंड का। ठीक है, डायमंड का, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए किस वाटर की जो है थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए हॉट वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी कम है किससे, कोल्ड वाटर से। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास एक गर्म जब पानी रखा है, ठीक है, और एक आपके पास ठंडा पानी रखा है, और आपको ये रूम टेम्परेचर पर दोनों के दोनों रखे हुए हैं, तो अब एक चीज़ सोचिए कौन सा थर्मल कंडक्टिव ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, कौन सा थर्मल कंडक्टिव ज़्यादा होगा। एक तरफ गर्म है और एक तरफ ठंडा है, तो देखिए आपको पता है कि ठंडा पानी जितना ज़्यादा होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। वो क्या करता है, उतनी ही जल्दी एटमॉस्फेयर को हीट देता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर को मतलब सॉरी एटमॉस्फेयर की हीट को लेता है। जब एटमॉस्फेयर की हीट को लेगा तो वो क्या है, उतनी ही जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें, सलाइन वाटर की बात करें, तो सलाइन वाटर की जो हीट ट्रांसफ़र है, हीट कंडक्ट थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है नॉर्मल वाटर से। ठीक है, स्टीम की कम होती है नॉर्मल वाटर से। मतलब ऐसे समझिए कि आपके पास एक ग्लास है गर्म पानी, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में स्टीम है, तो कौन सी हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगी, वाटर ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाएगा हीट ट्रांसफ़र या फिर स्टीम। सिंपल सी बात है, वाटर करेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है इतना टेम्परेचर डिफरेंस, इसीलिए। अब बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हीट कंडक्शन में लिख के आना है, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक वॉल है हमारी। ठीक है, बहुत आसानी से समझिए, बहुत इजी टॉपिक है। एक वॉल है, इस वॉल में हमारी इसकी थिकनेस बी है। ठीक है, टेम्परेचर T1 से T2 तक वेरी कर रहा है, क्यू हीट यहाँ से आ रही है। ठीक है, सिंपल। दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अमॉन्ग द गिवन डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग द डायरेक्शन। यानी कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के किससे। अब देखिए ये जो एक्स लिया गया है ना, वो एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए गया है, यानी कि यहाँ पे आप देखिए डी एक्स। ठीक है, और ये डी टी यानी कि एक छोटा सा अमाउंट लिया गया है। इस अगर एरिया की बात करें तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो कितना हो जाएगा, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि एक्स डिस्टेंस तक कितना टेम्परेचर वेरी कर रहा है। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा हीट ट्रांसफ़र भी बढ़ेगा। ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स बढ़ाएंगे तो भी हीट ट्रांसफ़र बढ़ेगा। ठीक है, अब क्यू जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अब नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है हमारा हीट फ्लो टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट को हमेशा नेगेटिव से शो करते हैं। ठीक है, जो कि क्लॉसियस लॉ को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा के हम लगा देते हैं एक सिंबल जिसको हम के कह रहे हैं, यानी कि जो है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। और अगर हीट फ्लक्स की बात करें तो क्यू अपॉन ए कर देना है सिंपल, तो क्यू अपॉन ए जो निकल के आएगा माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा हीट फ्लक्स हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये पेपर में आता है तो आपको इस तरीके से लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अजम्पशंस क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया टाइम इंडिपेंडेंट है तो स्टडी स्टेट हो गया, वन डायमेंशनल फ्लो है। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो है कांस्टेंट रहता है पूरी बॉडी के अंदर। मतलब अगर कोई बॉडी है उसमें यहाँ के देखेंगे तो भी सेम है, यहाँ देखेंगे सेम है, यहाँ देखेंगे सेम है, यहाँ देखेंगे सेम है, सब जगह के सेम होगा, यानी कि थर्मल कंडक्टिव हर जगह से कंडक्टिविटी हर जगह से सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ स्लैब। देखिए मैं सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज नहीं करा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन में अगर आए तो आप आसानी से कर सकें। तो देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ स्लैब, स्लैब के थ्रू हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो देखिए स्लैब वही है सिंपल नॉर्मल जो मैंने आपको बताया, फॉर्मूला लगाना है क्यू एक्स बराबर माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता पेपर में तो आप नॉर्मली कम से कम इसको तो लिख ही आइए। तो क्या करना है, ये डायग्राम जो पहले बनाया था फोरियर लॉ में वही बनाना है। T1 लिखना है, T2 लिखना है,
ठीक है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन जैसे ही आप करेंगे तो Q इंटू बी माइनस के ए डी टी अपॉन मतलब T2 माइनस T1, तो Q बराबर निकल के आएगा के ए T1 माइनस T2 अपॉन बी। क्लियर? तो ये हो जाएगा हीट ट्रांसफर थ्रू अ स्लैब। अब बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की। तो देखिए थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है। थर्मल रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब है कि हीट को रोकना, समझ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको पता होगा कि क्यू जो होता है वी बराबर आई आर पढ़ा है आपने, ठीक है, वी बराबर आई आर पढ़ा है, जहाँ आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी तरीके से अगर T1 से T2 कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो जिसमें हीट फ्लो कर रही हो क्यू, और तो हीट फ्लो करेगी तो वहाँ पे अगर हम कोई चीज़ रुकावट के लिए लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस कहेंगे। क्लियर? तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर क्यू इंटू आर, यानी कि वी इजल टू आई आर, यानी कि आई किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है कि आई क्यू के, और आर तो आर है, ठीक है, डेल्टा टी किसके, वी की तरह हो जाएगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस जो हो जाता है वो हो जाता है डेल्टा टी अपॉन क्यू, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या आपको दिख रहा होगा कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन क्यू। अब देखिए कि स्लैब के लिए आपको पता था क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर T1 माइनस T2 बी, और के ए जो है पहले ऊपर था लेकिन हम उसको नीचे ले आए, तो बी अपॉन के ए जो होता है वो क्या होता है, देखिए क्यू को इधर ले जाइए, आर थर्मल रेजिस्टेंस को इधर ले आइए नीचे, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए तो जो आर थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, बी अपॉन के ए है, यानी कि बी अपॉन के ए जो है वो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसकी यूनिट बात करेंगे तो केल्विन पर वॉट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मोर द विड्थ ऑफ स्लैब, स्लैब की विड्थ को अगर बी को बढ़ाते जाएंगे तो थर्मल रेजिस्टेंस जो है उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हीट ट्रांसफर विल लेसर, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस हीट ट्रांसफर घटता जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा अगर आप विड्थ को बढ़ाते हैं तो। क्लियर? तो ये चीज़ आपको बस देख लेनी है किस तरीके से होती है। कंपोजिट स्लैब की बात करें तो जैसे ये निकाला है इसी तरीके से बस दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, कंपोजिट स्लैब में। अब देखिए कंपोजिट स्लैब में दो आते हैं, पैरेलल और सीरीज। तो पैरेलल वाले में, सीरीज में आपको सीरीज की तरह जोड़ना है, पैरेलल में आपको पैरेलल की तरह जोड़ना है। तो बस ये आपको नॉर्मल देख लेना है, ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है। हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, आप ये क्वांटम वगैरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन इन अ हॉलो स्फीयर, स्फीयर के अंदर आपका हीट ट्रांसफर कैसे होगा। तो आपको इस सर्कल बना के आना है, देख लेना है। इसमें R1 जो है इंटरनल रेडियस है, R2 जो है एक्सटर्नल रेडियस है, L इसकी लेंथ है। तो एट एनी रेडियस एरिया ऑफ एक्सपोजर 2πRL हो जाएगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है, ठीक है। वन डायमेंशनल स्टडी फ्लो, T1 जो है T2 से ज़्यादा है, ये भी चीज़ आपको देख लेनी है बस। T1 क्या है, इसके अंदर का टेम्परेचर, T2 क्या है, बाहर का टेम्परेचर, नहीं हीट जो है अंदर से बाहर फ्लो हो रही है। मतलब ऐसे समझ लीजिए एक वायर है, वायर के अंदर हीट है, वो बाहर की ओर निकलने की कोशिश कर रही है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, Q बराबर 2πKL T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 माइनस R2 अपॉन R1, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आप सोचेंगे थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बस 2πKL को नीचे ले आइए, ln R2 अपॉन R1 2πKL, ये हो जाएगा। ऐसे ही हॉलो स्फीयर का पूछ लेता है, तो हॉलो स्फीयर का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस तरीके से सर्कल डायग्राम बना के आना है। डेरिवेशन नहीं आती तो थोड़ा ये देख लीजिए डेरिवेशन किस तरीके से हो रही है, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह कैसे करना है। बाकी लास्ट में आपको ये फॉर्मूला लिख के आना है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कंडक्शन बता दिए मैंने, कन्वेक्शन में आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।